सॉलिड और एमॉर्फस पूरे के पूरे थ्योरेटिकल है, उनमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए, उनका डेफिनेशन आना चाहिए, आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक आना चाहिए, ठीक है। और क्रिस्टलिन कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें आनी चाहिए। यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट होता है। फिर यूनिट सेल की जब बात होती है तो एफसीसी बीसीसी में उसमें रैंक सबसे पहले, ठीक है। सर वो मुझे पता है 1 to 4, FCC 4, BCC 2 और SCC 1। यस, एससीसी 1। तो ये रैंक के बाद ना, उसके बाद मैंने आपको क्या कराया था, जैसे सपोज ये रेडियस एंड एज लेंथ का रिलेशन याद है? हाँ सर, यहाँ पे था, अभी मैं ये वाला पार्ट कर रहा था। अच्छा, ये वाला पार्ट कर रहे हैं तो एक काम करता हूँ, मैं सॉल्यूशन का क्वेश्चंस करा देता हूँ, क्योंकि जो मैंने सवाल कराना है अभी, ठीक है, वो रेडियस रेशियो से, तो ठीक है। रेडियस रेशियो, हाँ, रेडियस रेशियो रेशियो तो आपको याद है? रेडियस रेशियो तो आर जेई का नहीं था, सीबीएसई में है, नहीं है शायद। रेडियस रेशियो ये एनसीईआरटी में है ना? अच्छा पता नहीं, मैंने सर से बात करी थी तो सर कह रहे थे कि जेई में आता है वो, नॉर्मल नहीं आता सीबीएसई में। अच्छा, एक्चुअल में एनसीईआरटी में रेडियस रेशियो है, और इसका एक क्वेश्चन है, आई थिंक, हाँ, 14, क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज के, जी सर। ठीक है। इसे देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज के, एनसीईआरटी, एक मिनट। एक्सरसाइज जी, बैक एक्सरसाइज। सर पेज नंबर कितना दिया हुआ है, एक मिनट, खुल गई सर, बैक एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज है तो 14। Sir, if radius of octahedral void is r, the radius of atom in close package is capital R. Derive relation between r and r. अच्छा, तो sir, if the radius of octahedral void is small r and radius of the atom in close packing is r, तो yes. इसमें ज्यादातर क्वेश्चन, कुछ जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना आपके, वो सारे के सारे क्वेश्चन मतलब डेरिवेशन से रिलेटेड है, ठीक है, कि पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकाला आपने, ठीक है, इन पे बेस्ड। सर इसमें शायद क्या कहते हैं, जो octahedral void है हमारा, octahedral void हमारा बेसिकली 8 एटम से बनता है ना। यस यस। 8 एटम से बनता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड, तो 8 एटम्स ऐसे अरेंज होते हैं हमारे एबीसी पैकिंग में। हाँ, एक्चुअल में मैं इसका एक वो बना देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ, क्योंकि चूंकि ये 3D में है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा देखना, ठीक है, ठीक है, आप अच्छा देखिएगा। वो तो मैं समझ गया, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा वही बना सकता है। ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर सर 12 होता है, सॉरी सर 12, हाँ। ठीक है, तो ये एक मतलब रिप्रेजेंट करते हैं 2D में, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ना हम एक स्क्वायर टाइप बना देंगे, ठीक है, सारे सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे। ये जो छोटा जी वाला सर्कल जो बीच में दिख रहा है ना, इसका जो रेडियस होगा स्मॉल आर होगा, और बड़े वाले का रेडियस क्या ले सकते हैं हम लोग, कैपिटल आर होगा, ठीक है। और कैपिटल आर सर, तो सर रेडियस 2r प्लस 2 स्मॉल आर इज इक्वल टू डिस्टेंस इनका, इधर जो ध्यान कि हो दो, गया √2a, अगर हम स्क्वायर की साइड लेके चले। देखिए और ये, हाँ, ये वाले जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, अनायन होंगे, और जो बीच वाला होगा वो क्या होगा, केटायन होगा। कैटायन होगा सर। तो बेसिकली हमें यही निकालना है, आर अपॉन आर का वैल्यू निकालना है, यही तो रेडियस रेशियो होता है। रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन, अनायन, जी सर। ठीक है। तो बस हमें यहाँ पे देखिए, ये वाला भी जो लेंथ होगा पूरा आर प्लस आर होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे कर देते हैं, जैसे ये हो गया पी, ये क्यू, ठीक है, आर, और इसको ओ ले लेते हैं, इस सेंटर वाले को क्या ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं, ओ ये आर पी क्यू आर एस लिया मैंने, ठीक है। अब बस इस वाले ट्राइंगल पे हमें फोकस करना है, किस वाले ट्राइंगल पे, इस वाले ट्राइंगल पे, ठीक है। ये 90 डिग्री बना रहा है, ये ओ है, ये आपका क्या है, पी है, ये क्यू है, ठीक है। तो बस जी। इसमें अब हम ये अगर 90 डिग्री है, जाहिर सी बात है, तो ये वाला लेंथ क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, मैथ्स के हाँ जी स्टूडेंट है, सर। ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल के हिसाब से आपका बेस और वो चेंज होता है, बेस और एल्टीट्यूड हाइट जो होता है वो चेंज जी होता सर। है। हाँ जी सर। एक मिनट हो जाएगा। जी सर।
देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो हाइपोटेन्यूज होगा पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? सर पी क्यू का स्क्वायर हमारा पी ओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर होगा। ठीक है, हाँ अब जी ये सर। ओपी है बेसिकली, ये क्या है ओपी पे अगर फोकस करें तो ओपी कितना होगा बताइए जरा। सर अगर पी पे फोकस करें तो ओपी आर हमारा प्लस आर होगा का आर प्लस आर। स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और ये क्या हो जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। और जी यहाँ सर। देखिए ये वाला जो पी क्यू है ये दोनों बड़े वाले सर्कल का है रेडियस, होगा कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर है। जी सर। तो आप इसे सॉल्व करके r अपन r का वैल्यू नहीं निकाल सकते? सर निकाल सकते हैं। बस तो हो गया यहाँ सर पे। इसका एक और तरीका भी तो है। जी बताइए। सर पी और आर को कनेक्ट भी तो कर सकते हैं। पी और आर, पी और आर को कनेक्ट करिएगा, ठीक है, तो नो डाउट आपके पास क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा पी और आर को कनेक्ट कर रहे हैं तो सर आ जाएगा टू थोड़ा सा आर स्क्वायर कॉम्प्लिकेशन प्लस बढ़ टू आर जाएगा कि यहाँ स्क्वायर। पे 2r प्लस 2r 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर का होल स्क्वायर आएगा, लेकिन वहां से भी आप कर सकते हैं। हाँ सर उससे साइड्स हमारी ऐसे आ जाएंगी ना, टू हाँ आप कैपिटल आर ऐसे कह रहे हैं स्क्वायर। ना, ये ऐसे हो जाएगा पी क्यू आर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका जो लेंथ होगा हाँ एक पूरा सर्कल आ जा रहा है बीच में तो 2r आएगा ही, और फिर नीचे वाले का r और ऊपर वाले का r ये 2r हो जाएगा, और ये r हाँ और जी ये सर। r। वो हमें टू ऐसे आर प्लस टू निकालना आर क्या हो है, जाएगा। ये वाला निकालना है। जी सर। ठीक है, इसका मैंने पूरा लिस्ट लिखवा रखा था, मैंने बस एक ट्राइगोनल वाला बताया था आपसे, याद हो तो। ठीक है, हाँ जी सर वो ट्राइगोनल लिस्ट लिस्ट था, हाँ जी सर। से ये 0.4, इसमें एक सर्कल था और ऐसे करके बताया था, याद है? जी सर। अच्छा इसमें एक और सवाल है आपका, ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल है। एक तो ये क्वेश्चन नंबर SrCl2 करके एक सवाल है इसमें, एक मिनट सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा लास्ट, होगा सर? हाँ ये मिल गया, क्वेश्चन नंबर 1.25 25 एक्सरसाइज क्वेश्चन, वन क्वेश्चन पॉइंट नंबर टू फाइव 25। मिल गया सर 125। If NaCl is dropped in 10 raised to power minus 3 mole percent of SrCl2, what is the concentration of cation vacancies? ये सवाल हो जाएगा आपसे, एक बार ट्राई करिए। आपने कोई भी चैप्टर कंप्लीट किया लाइक 100% सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट में? नहीं सर अभी तक तो नहीं। आज सॉलिड स्टेट करना था सर, अभी मेरा 1 घंटे का ही बच गया होगा सॉलिड स्टेट। नहीं तो कल आपको पूरा करना है। सर NaCl is डॉप्ड विद का क्या मतलब हुआ? NaCl को डाला गया, NaCl डॉप्ड हुआ होगा, ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है NaCl जो है, NaCl is dropped with 10 raised to the power minus 3 mole percent of SrCl, SrCl के 10% 10 raised to the power minus 3 मोल परसेंट उसको डॉप किया गया है, डाला गया है, जैसे हमने पढ़ा था ना सेमीकंडक्टर में डोपिंग, डोपिंग क्या होता है, मिलावट होता है एक तरीके से, जी सर। उसे ही कहते हैं हम लोग। तो सर इसमें 10⁻³ मोल परसेंट है, तो ये हमारा बेसिकली क्या कहते हैं, थोड़ा सा हिंट्स दो। 10⁻³ अपॉन 10⁻² हो जाएगा, क्योंकि 100 से डिवाइड कर देंगे परसेंटेज हटाने के लिए, उतने 10 मोल्स रेज टू द ऑफ पावर माइनस SrCl2। कितना हो जाएगा? हाँ जी सर। 10 रेज टू द पावर -3 को डिवाइड कर दिया आपने 100 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा?
तो यहाँ पे 10⁻⁵ आ जाएगा। वेरी गुड, 10⁻⁻5 मोल ऑफ SrCl2 हो जाएगा ये। जी सर। ठीक है, अब SrCl2 का हम वो निकाल लेते हैं सर, मोलर मास। कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। ठीक है, तो ये जी मोल हो सर। गया। ठीक है, हाँ और जी एक सर। मोल में कितना होता है? Sr+2 में देखा जाए कैटायन, जैसे कैटायन वैकेंसीज होगा, NaCl में कितना होगा? 1 होगा, तो SrCl2 में कितना होगा? इसमें भी 1 होगा कि नहीं? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 मोल यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, और 10⁻⁻5 ये आ गया आपका मोल, जिसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे। देखिए 10⁻⁻5 पर मोल हो गया ये। एक्चुअल में 100 से डिवाइड किया आपने, तो ये कितना हो गया? पर मोल हो गया। और एक मोल में कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। जी सर। तो ये हो जाएगा आपका जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आई थिंक क्या आ जाएगा? 6.02 इंटू 10⁻⁻18 जी सर। पर मोल, ये हो जाएगा सर इसका। -18 सर 18 में। सॉरी 18 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा पर मोल। क्लियर है? जी सर। ये मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है बेसिकली, डायमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, इन सब का सही से पढ़िएगा। मैंने कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से दे दिया है। ठीक है, तो सर इसमें कैटायन वैकेंसीज की कंसंट्रेशन बतानी थी, तो यही बताना था इसमें जो हमने हाँ बस निकाला है। यही तो बताना था। इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इफ NaCl इज डॉप्ड विद 10⁻³ मोल % ऑफ SrCl2, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी? जितना कैटायन वैकेंसीज होगा उतने से मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक समझ है, गया तो सर। यहाँ पे एक कैटायन वैकेंसीज होगा, तो इस वजह से इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। जी सर। हो गया। हाँ जी सर। चलिए, सॉल्यूशन में क्या पढ़ा आपने? तो सोल्यूशन अभी स्टार्ट नहीं करा। सॉल्यूशन बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया आपने? नहीं सर। यहाँ पे चलिए, सॉलिड स्टेट में आप बहुत स्लो चल रहे हैं, क्योंकि मैं सोचा था आज आप सारे चीजें कर लेंगे, तो फ्राइडे में हम आपको और अच्छे से क्वेश्चन करा देंगे। सर ये वो तो क्या कहते हैं, आज मैं सॉलिड स्टेट मेरा थोड़ा सा ही पड़ा है, मैं खत्म कर दूंगा अभी। और फिर उसके बाद सोल्यूशन शुरू कर दूंगा, तो सैटरडे तक मेरा सोल्यूशंस भी खत्म हो जाएगा। ट्राई, मतलब ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करिए कि कल तक कंप्लीट हो जाए। इतने हाँ तो जी सर, मैं कोशिश कर लूंगा। हाँ। एक डेंसिटी का जो सवाल होता है आपका यहाँ पे, Z इंटू M अपॉन Na इंटू ए क्या है? यहाँ पे साइड साइड लेंथ है। ठीक है, एज लेंथ है। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर है, ये मोलर मास है। ठीक है, एटॉमिक मास। और ये क्या है? Z रैंक है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स में तो रैंक। जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके एक असाइनमेंट में सवाल था, उसमें कोई प्रॉब्लम? कौन उसमें सा कौन सा क्वेश्चन सर? वेट, लेट मी टेल यू। एक वो जो शॉर्ट की डिफेक्ट वाला था। अच्छा, डेंसिटी बतानी है, अगर शॉर्ट की डिफेक्ट दिखा रहे इतने परसेंट। जी जी, तो हाँ। सर उसमें तो शॉर्ट की डिफेक्ट में तो वो निकल अपने जाते हैं मतलब ना बेसिकली। हाँ हाँ, निकल जाते हैं। तो आप हाँ एक्चुअल तो में आपने फिर उस उसको। क्वेश्चन को सही से नहीं किया था, मैंने गलत किया था, है ना? मैं उस क्वेश्चन को लिखूं दोबारा? जी सर। चलिए, ये थोड़ा सा मतलब आपकी ग्रास्पिंग पावर तो अच्छी है, लेकिन यू नीड टू वर्क हार्ड एंड स्मार्ट। ठीक है, ये लिखिए, अ मेटल क्रिस्टलाइजेस, क्योंकि आप ना बहुत कम लिखते हैं मेरे हिसाब से। मैंने एक पेपर चेक किया तो आप लिखते तो सही हैं, लेकिन बहुत कम लिखना चाहते हैं। ऐसा है ना युवराज? जी सर। लेकिन आपको बोर्ड का भी देखना है एक तरीके से, तो यूनिट सेल विथ A इज इक्वल टू 0.56 नैनोमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मेटल। अच्छा, आपको क्वेश्चन नहीं आते तो आप सॉल्यूशन देखते हैं क्या? हाँ सर, यूजुअली। हाँ, अब मेरा एक दूसरा सवाल है कि क्वेश्चन देखने के बाद कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन देखने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है? सर सोल्यूशन से मैं डायमेंशंस नोट कर लेता हूँ ना, फिर डायमेंशन अगर उससे पता लग जाता है कि क्या मान रहा है। ओके,
ओके, एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ अभी। गिवन एटॉमिक मास इज इक्वल टू 40 ग्राम पर एम। अगर इस असाइनमेंट से, ठीक है, जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, टेस्ट सॉलिड स्टेट जो आपने दिया था, बेसिकली असाइनमेंट नहीं है, टेस्ट है। तो यहाँ पे आपको कितना ये क्वेश्चन नंबर 6, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ये देखने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। नहीं सर, था ही नहीं उसमें तो बिल्कुल। हाँ, इसमें था ही नहीं। तो आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में, जैसे सब्जेक्टिव टाइप में, या फिर कोई ऐसा जेई का टफ क्वेश्चन जिसको बार बार देखने की जरूरत पड़ती है, उसको नोटिस करिएगा थोड़ा और मुझे बताइएगा। क्योंकि जनरली ये होता है कि क्वेश्चन को देख के हमें खुद सोचना चाहिए और मतलब करना चाहिए। अगर आप 10 क्वेश्चन में अगर 8 क्वेश्चन देख के समझ रहे हैं, ठीक है युवराज, जी सर। तो ये अच्छी बात नहीं है। लाइक आपको 10 क्वेश्चन में ना, अगर एक बार देख लिया आपने, ठीक है, दूसरी बार कोशिश किया करिए खुद से, ठीक है। क्योंकि वो आदत बहुत बेकार सी होती है। क्योंकि देखिए, आप चीजें आपको ध्यान में रहती है लेकिन आपको क्लिक नहीं कर रही है, ठीक है, तो हाँ उस जी पे सर। मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जैसे सॉल्यूशन देखो, सब कुछ समझ में आ जाता है, और बार बार आपके पास हर चीज है, सॉल्यूशन भी है, क्वेश्चन भी है। लेकिन ये डिमेरिट हो जाता है, बार बार आदत सी लग जाती है, थोड़ा सा देख लेते हैं, तो सर अपने दिमाग में सोल्यूशन से मेरा मतलब था वो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं। ओके, मतलब इस टाइप मतलब के एमसीक्यू सवाल की बात। क्वेश्चन में 4 दिए होते हैं ना, तो हाँ हाँ, उसमें पता लग जाता है कि कौन सा वाला हो सकता है, वो तो वैसी थोड़ी मतलब पता लग जाता है सॉल्यूशन एमसीक्यू। होता है ना, क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि मतलब पूरा फुल सॉल्यूशन, ठीक है। तो बार बार देखने से ना वो थिंकिंग एबिलिटी धीरे धीरे खत्म होती है, जी सर। समझ रहे हैं। तो इस बात पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, ठीक है। वैसे मतलब देख के 10 क्वेश्चन में एक में देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पे स्टार मार्क कर दीजिए कि दोबारा इसको दो दिन बाद करना है खुद से। इस वाले सवाल को कर सकते हैं आप। एक मिनट। इन एफसीसी यूनिट सेल विद ए, ठीक है। अगर सर एफसीसी है तो इसमें हमारे 4 एटम्स होंगे, तो हम्म, Z इज इक्वल टू 4। और सर हमारा ए दिया हुआ है 0.5, सर वो 0.56 है ना? 0.56 नैनोमीटर। 0.56 नैनोमीटर। जी, तो नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 10 रेज टू 0.56 द पावर इंटू माइनस 9। 10। अच्छा, 10⁻⁹ जी, एंड सर क्या कहते हैं, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मेटल इफ इट कंटेन 0.1% शॉर्टकी डिफेक्ट। यस। गिवन एटॉमिक मास दिया हुआ है हमें, m इज इक्वल टू 40 ग्राम्स पर एम। अब सर डेंसिटी निकालनी है, तो यस, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू m ओवर। मैंने इधर ए लिखा था, क्या ए क्यूब होगा? हाँ जी सर। ठीक है ठीक है, मैंने पिछले वाले डेंसिटी में ए लिख दिया था, ए क्यूब होता है ना। हाँ जी सर। अ, सर a क्यूब हमारा हो जाएगा इसमें। तो बस आप वैल्यू बता दीजिए, यहाँ जेड का क्या आएगा, यहाँ एम का क्या आएगा, बस ये बता दीजिए, ठीक है। आपको पता है कि Z ये का सर, कैलकुलेशन। Z का तो हमारा क्या कहते हैं 4 आएगा। ओके, एम का क्या एंड आएगा? सर m का हमारा 40 आ जाएगा। ओके, एन ए का वैल्यू, आप बस वैल्यू Na बताइए। का वैल्यू सर 6.022 इंटू 10⁻³ 21। 23। अच्छा, 23। ए का वैल्यू? सर ए का वैल्यू दिया ही हुआ है, तो 0.56 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। अब सर क्योंकि 10 इसमें रेज टू द शॉर्ट की पावर माइनस, डिफेक्ट है, 10 रेज टू द पावर माइनस 10⁻⁹। 9। ओके, अब और इसका इसका होल क्यूब। क्यूब कर देंगे ना, देखिए तो सर आप, ये। हाँ अब देख लीजिए सवाल को सही से, ठीक है। अब सर तो इसमें 0.1% शॉर्ट की डिफेक्ट है, और देखिए, शॉर्ट की डिफेक्ट में अनायन और केटायन जो होते हैं वो निकल जाते हैं बाहर। तो हम्म, उस वजह से इसकी जो डेंसिटी होती है उसमें भी फर्क पड़ेगा। उसके तो मतलब बेसिकली डेंट निकल जाते हैं, क्या मतलब क्या हो गया आपका, कि जो एटम्स होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे।
हाँ सर, नंबर एटम ऑफ पर यूनिट एटम्स से डिक्रीज हो डिक्रीज हो जाते हैं। जाएंगे, यानी स्पेस जी सर। इंक्रीज कर जाएगा तो डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये जो एटम का वैल्यू आपने जेड रखा है पर यूनिट से, ये गलत हो हाँ गया। जी सर। डायरेक्ट अगर 4 रख दिया तो आपने गलत अच्छा कर ओ। दिया। अब यहाँ देखिए, इनिशियली एटम Z इज इक्वल टू 4 थे, लेकिन 0.1% शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया, तो इसका 0.1% निकालेंगे हम लोग। तो ये कितना आ जाएगा 0.4, और फिर 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, सर फिर हमारा क्या कहते हैं। 0.04 आ जाएगा, हाँ जी सर। आएगा। अब यहाँ जी पे क्या सर। करेंगे कि इतना निकल गए हैं और इतना हाँ इनिशियली था, तो जो बचेगा उसी का लिखेंगे ना हम लोग। जी सर। तो इसको माइनस करके यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 3.996 आई थिंक 3.996 आएगा। जी सर। तो बस यहाँ पे यही खेल था कि यहाँ पे जो Z है बेसिकली उसका वैल्यू ये सर रखेंगे। फिर एटॉमिक मास में भी तो वेरिएशन आएगा। ठीक है, एटॉमिक मास एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे उसके एटम के मास लेते हैं। ठीक है, एटम के मास लेते हैं, तो हमारे पास जो गिवन एलिमेंट्स हो जाता है, जैसे एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं तो उसमें बस डायरेक्ट हम वही ले लेते हैं, क्योंकि वो मोलर मास की बात होती है, 1 मोल की, क्योंकि ये सारी चीजें किसके लिए होती है, 1 मोल के लिए होती है ना। हाँ जी सर। तो इस वजह से होती है। ठीक है, और एटॉमिक मास में वेरिएशन होगा। ठीक है, एक एटम है, ठीक है ध्यान से देखिए, एक एटम है तो अगर 40 एटॉमिक मास है तो इसका 40 हो गया, अगर 2 एटम है तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 4 एटम होता तो ये 160 होता, लेकिन एटम अगर कम हो गया, 3.996 हो गया, तो इसमें जो मासेज होगा वो भी तो डिक्रीज हो गया ओवरऑल। वही सर, वो भी तो डिक्रीज होगा। हाँ, तो मतलब ओवर, इसलिए तो यहाँ पे डायरेक्ट एक का लिख देते हैं, उसके बाद एटम्स जैसे डिक्रीज इंक्रीज करेंगे उसके हिसाब से करेंगे हम लोग। अच्छा ओ। ओके। ओके, गॉट इट। समझ गया सर। वेरी गुड। एक और सवाल था आपका इस पे, लेट मी टेल यू, कहाँ गया। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर वैसे ऐसे तो फिर मेरे वाले में गलती होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने उसमें एटॉमिक मास का 0.4 एक मिनट, मैंने इस पे 0.1% गलत हटा क्यों दिया लिखा था। था, ठीक है एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे पास आपके पेपर पड़े थे, ठीक है। जी सर। मैंने एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या था कि क्वेश्चन नंबर कहाँ है, एक्सिस स्ट्रक्चर 0.56, आपने जो ये 1/1000 मास विद द डिफेक्ट 39.96, मतलब इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखिएगा कितना आ रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट उतना ही आएगा, लेकिन इसमें ना मैंने कुछ ये इसलिए किया था क्योंकि ये जो डेंसिटी लिखा है ना आपने, हाँ जी सर। ठीक है, इसका फाइनल आंसर कहाँ है। ठीक है, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, अभी आपने हाँ बोला मतलब तो सर यहाँ, इसका फाइनल आंसर नहीं लिखा, क्योंकि वो फिर मेरे को लगा कि इतनी कैलकुलेशंस है तो इसको करना होता है सर। हाँ, और नहीं तो क्या, ये आपके टेस्ट हो रहे हैं सब्जेक्टिव में, अभी आपका पेपर होगा तो उसमें लिख के देंगे ना आप, या नहीं अच्छा, देंगे। यूजली सर हमें कहा था कि कैलकुलेशंस छोड़ सकते हो एक स्टेज पहले, अगर ज्यादा कैलकुलेशन। अच्छा, तो उसका आंसर तो एटलीस्ट लिखना। अच्छा हाँ, जब कैल आंसर आ जाएगा तो कैलकुलेशन करने में क्या दिक्कत है, लेकिन मतलब आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन यही है कि आपको करना चाहिए। जी सर। ठीक है सर। ठीक है, दूसरी बात कि आपने यहाँ टोटल मास इज इक्वल टू 10 माइनस 0.04 लिखा है या 40 माइनस 0.04 लिखा आपने, ये मुझे सर 10 40 होगा अगर वहां पे 40 है। नहीं मतलब आप ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, तो ये एक्चुअल में ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे है, ठीक है, कुछ ऐसे है। ठीक है, मैं एग्जैक्ट बना देता हूँ, ऐसे है इसमें, और थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा जरा सा, और ऐसे है, और 10 माइनस 0.04 है तो इसमें 40। ठीक है। अच्छा जी सर। हम्म, चलिए। सर वैसे 0.04 है ना, तो सर वो 40 ही है, क्योंकि 0.1% तो मैं सही निकालूंगा 40 का। 39.96 आंसर भी है इसलिए। नहीं तो सर वहां पे भी 0.01% होता। ठीक है, ठीक, चलिए।
नेक्स्ट सवाल है, मतलब इसी से रिलेटेड है, डेंसिटी से। ये भी काफी अच्छा सवाल था, इसमें मैंने कुछ नंबर भी दिए थे आपको। ठीक है, इस बार तो मैंने पहली बार आप लोगों की पेपर चेक किया, अब इसके बाद मैं ही पेपर चेक करूंगा और मैं ही टेस्ट पेपर वगैरह देखूंगा। क्रिस्टलिन सॉलिड आप एक दिन में कितने चैप्टर कर सकते हैं? एक चैप्टर तो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सारे सर कुछ हाँ कर ही सकते हैं सर। हैज अ फेस सर वो सेंटर। एनसीईआरटी पूरी रीड कर रहा हूँ ना, तो उसमें टाइम लग रहा है और कुछ नहीं। हाँ, उसमें तो टाइम लगेगा, पहली बार रीड भी कर रहे होंगे आप। हाँ जी सर। अच्छा, कुछ ऐसा तो नहीं है ना जो मैंने नहीं पढ़ा है एनसीईआरटी से? नहीं क्योंकि नहीं सर, पूरा अभी तक एक एक कुछ नहीं। पॉइंट आप अगर रीड कर रहे हैं तो मे भी कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं या फिर कुछ वैसे, मैं ध्यान रखता सर हूँ इसमें। एक चीज जो क्या कहते हैं वो होती है ना, सिग्निफिकेंस बताओ लैटिस पॉइंट की, फिर अच्छा, डेफिनेशन बताओ उसकी, यूनिट सेल की, ऐसे कुछ ये ऐसे जो यूनिट थे ना। सेल का तो डेफिनेशन लिखा है, लाइक मैं हाँ यूनिट। मतलब सर जो ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये ज्यादा मेरा स्कूल थोड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ऐसे, मेरे सर को काफी पसंद है ऐसे क्वेश्चंस, तो अच्छा, ज्यादा पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप मंडे में तो फिर मैंने करें वो तो। वही तभी मैं एनसीईआरटी रीड कर रहा था ना, वहां पे मैं मार्क कर ही जा रहा था साथ साथ जहाँ दिया हुआ था इसका सिग्निफिकेंस है। ओके ओके, तो ये अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप मुझसे उन टर्म को भेज दीजिएगा, ठीक है? मैं आपको अच्छे से डिफाइन करके दे दूंगा। जी सर। ठीक है, और वैसे मैं नेक्स्ट चैप्टर से इन सब बातों का ध्यान रखूंगा कि हर चीज लिखूं। ओके, हाँ जी सर, थैंक यू सर। क्योंकि हमें बोर्ड भी देना है और जेई भी देखना है, तो हमारे पास एटलीस्ट एक जगह सारी चीजें होनी चाहिए। समझ रहे जी हैं आप? सर। अगर मान लीजिए बोर्ड देते हैं तो बस आप उससे कर रहे हैं, और जो जेई वगैरह है तो उसके क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ एन इज, इस क्वेश्चन को करिए जरा। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे? एक मिनट सर, a crystalline solid of a pure substance has FCC structure with the cell edge of the PN। ठीक है सर, तो एस ये FCC स्ट्रक्चर है, जी, 4 आइटम Z इज इक्वल टू 4, और सर इसमें क्या दिया हुआ है, सेल एज, तो मतलब A इज इक्वल टू 400 PM दिया हुआ है। तो इसका और क्या दिया हुआ है, if the density of a substance in the crystal is डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी में देन द क्या क्या नंबर, आ रहा है बस आप वो बता दीजिए। डेंसिटी डी इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू एम होता है, अपॉन में क्या होता है, एन ए इंटू ए क्यूब होता है। जी ठीक है, तो एक बेसिकली इसको मिनट सर, ऐसे करना है क्वेश्चन ना। देखिए, दो। इसको ऐसे सॉल्व करके लाना है युवराज, कि ये 10⁻⁴ हो जाए, और यहाँ जो भी आएगा ना वो उसका नंबर हो जाएगा। देन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 256 बस वैल्यू ग्राम्स बता ऑफ। दीजिए मुझे। अच्छा ओके सर। यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे, पहले इसका वैल्यू बता दीजिए मुझे कितना आ रहा है। डेंसिटी गिवन है। हाँ जी सर, डेंसिटी तो 8 ग्राम पर देखिए, सेंटीमीटर क्यूब मैं गिवन उस है। पे टिक कर रहा हूँ जो गिवन है। गिवन है जेड, गिवन है सर। सीसी है ना, एन ए पता है, ए पता हाँ है, जी यानी सर। यहाँ पे हमें जो निकालना है वो एम निकालना है, मोलर मास। ठीक है, तो एम हाँ जो जी आता सर। है यहाँ पे, ये आ जाता है 77 ग्राम पर मोल आ जाता है, एक मोल में इतना है। क्लियर है? सर वो कैसे आया? ये एम 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 वेट, एम इज इक्वल टू क्या अच्छा होता है, मतलब डी उसको इंटू इंटू ए एन ए क्यूब, डी इंटू इंटू एन ए ए इंटू ए क्यूब क्यूब अपॉन में करके, जेड समझ हो गया सर। जाएगा। ठीक है, तो जी यहाँ पे सर। क्या आ जाएगा, 77 ग्राम पर मोल हो जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है, अब ये 77 ग्राम पर मोल हो गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, यहाँ पे दे रखा है कि इफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन द क्रिस्टल इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 256 ग्राम।
256 ग्राम में कितने होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आप 77 ग्राम में कितने प्रेजेंट है और 256 ग्राम में, तो यहाँ यूनिटरी मेथड लगा लेंगे, ठीक है, कि 256 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो कितना हो जाएंगे 256 डिवाइडेड बाई 77, और ये 1 मोल में है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। तो ये बेसिकली ये क्या लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ एटम्स इन 256 ग्राम of pure substance, ठीक है। समझ गया सर। 77 ग्राम में बेसिकली हमने क्या है, जितना हमें दिया हुआ है वो और उसका मोलर मास हमने निकाल लिया, उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। उसको हमने अब एटो नंबर से कर दिया तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, मतलब यूनिटरी मेथड है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है, इसको इजीली हम लोग पावर जो है 10 रेज़ टू द पावर समथिंग कर सकते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 24 कर सकते हैं, और यहाँ जी पे जो सर। वैल्यू आता है उस वो हो जाएगा n का वैल्यू निकालना था हमें। हाँ जी सर। ठीक है, सर इसमें मैंने पता है क्या किया था, मैंने 256 को 8 से डिवाइड कर दिया था और उससे मेरे पास एरिया आ गया था। बेसिकली डेंसिटी के हिसाब से सेंटीमीटर क्यूब कितने बने वो आ गया था। तो फिर मैंने ऐसे देखा कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, ऐसे कुछ करके करा था मैंने। मैं बताता हूँ आपके आपने क्या किया था। ये 0.56 वाला है। हाँ, आपने ना एक और फ्री एडवाइस है आपके लिए, ठीक है, कि आप ना थोड़ा ना मतलब जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करें ना उसको एक्सप्लेन करके लिखा करिए अच्छे से, ठीक है। जैसे आपने ये क्वेश्चन शुरू किया कहाँ से है, हाँ क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ एटम्स इन 256 ग्राम, इतना दे रखा है, फाइंड एन। तो गिवन ए एफ सी सी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मास पर सेंटीमीटर क्यूब आपका है 8 ग्राम, मास पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 256 ग्राम का आपने कर दिया 32, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ए इज इक्वल टू इतना, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स कैसे निकाला आपने, तो बेसिकली एरिया आ गया था ना, तो ए क्यूब हो गया, तो ए क्यूब से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ सेल्स आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। उसके बाद आपने n इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻10 लाया था, आपने लाया था, और यहाँ पे क्या है कि इस फॉर्म में लाके n का वैल्यू निकालना था। तो आपका जो वैल्यू आ रहा था ना वो आ रहा था एक बार 2 इंटू 10⁻34, और एक वैल्यू जो आ रहा था नंबर ऑफ एटम्स वो आ रहे थे आपके फिर पता नहीं आपने n इज इक्वल टू ऐसा लिख दिया था 2 इंटू 10⁻10। आपके पास टाइम कम था युवराज। सर वो इसलिए लिखा था क्योंकि 2 इंटू 10⁻34 टोटल नंबर आ गया था ना। हाँ हाँ, तो n की वैल्यू अगर 2 इंटू 10⁻10 हो गई तो उसको इंटू 10⁻24 करोगे तो n इज इक्वल टू 2। तो फिर टोटल n की वैल्यू 2:10⁻10 रह गई थी। अच्छा अच्छा, आपने माइनस किया यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा ना इसको एक्सप्लेन करिएगा ना, एक्सप्लेन करके लिखिएगा कि ये क्यों लिखा जा रहा है, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया करिएगा, ठीक है, जी सर। और थोड़ा काट पाट कम करिएगा। कितने घंटे की पेपर होती है ये, 1 आवर, और हाँ जी सर। 1 आवर तो काफी है इसमें। तो 1 मिनट और रुक जाइए, यहाँ पे अपने पास कुछ क्वेश्चंस है, जैसे 1.3 है एनसीईआरटी की। एक मिनट सर। जी सर 1.3। 1.3 के ऊपर 1.2 है। व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज, ठीक है। इसमें ये रीजन पता होना चाहिए, एक बार रीड करिएगा, मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इजीली समझ में आ जाएगा। 1.3 में आपको ये बताना है कि आयनिक मेटालिक, ये भी पूछ देते हैं कभी कभी, ठीक है, स्कूल वाले कि इसमें कौन सा मतलब सॉलिड होगा, मॉलिक्यूलर होगा, नेटवर्क होगा, या Under what condition could quartz be converted into glass? अच्छा, तो सर ये तो वो होगा कि ancient glass over long period of time crystallizes a bit to एक्चुअल में ये form जो white. ग्लास होता है ना वो क्या हो जाएगा, एमोर्फस सॉलिड होगा। एमोर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, क्वार्ट्ज जो Yes. होता है इसके पार्टिकल्स जो होते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर दोनों में ही होते हैं। तो क्वार्ट्ज ग्लास तो में सर सॉलिड से फर्क ऐसे ही हुआ, सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज लॉन्ग रेंज ऑर्डर शॉर्ट रेंज ऑर्डर, एमॉर्फस में शॉर्ट रेंज हो गया सर, और
क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो गए। यस यस। एंड सर उसमें प्रॉपर्टीज कर सकते हैं कि ये मेल्ट नहीं होते, इनका जो होता है वो रेंज में होता है, मॉर्फस का रेंज में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका एक फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाँ, होता वो है। डिपेंड करता है आपके किसके कितने मार्क्स का है आपका क्वेश्चन, उस हिसाब से आप अटेम्प्ट कर सकते बट सर इसका क्या लिखेंगे, अंडर व्हाट कंडीशन कुड क्वार्ट्ज बी कंसिडर्ड इनटू ग्लास, हैं। एक मिनट, अंडर कन्वर्टेड व्हाट इनटू ग्लास, कंडीशन कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड कन्वर्टेड। इनटू ग्लास। तो यहीं पे होता है, इसको हीट कर देंगे और कूल कर देंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, हीट करने से अच्छा। बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि सबसे पहले मैंने बताया था शॉर्ट रेंज ऑर्डर और लॉन्ग रेंज लॉन्ग ऑर्डर। रेंज ऑर्डर। अब इसमें बोला जा रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। ठीक है, तो हम हीट करते हैं ना, तो उसके जो एटम पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर जाते हैं, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर टाइप हो जाता है। और उसके बाद कूल करते हैं तो ये इजिली चेंज हो जाते हैं। जी सर। ठीक। एक ये 1.3 देख लीजिए आप। सर कौन सा वाला? 1.3। 1.3 ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो ना आप मतलब फ्री टाइम में भी बैठे हैं, ठीक है, इसके सॉल्यूशन के साथ खुद से लिखवा हुआ सॉल्यूशन या फिर कोई भी, तो उसको बस रीड करिएगा, सब कुछ ध्यान में आते जाएगा। क्योंकि हमें अगर सब्जेक्टिव चूंकि स्कोर स्कोर करना है आपके स्कूल में, तो टू द कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं जिन्हें हमें सीखना पड़ता है। जैसे आपने जी जो सर। टेस्ट पेपर का जो पहला क्वेश्चन आपने किया था, ठीक है, वेट अ मिनट प्लीज। यहाँ पे आपने एक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने कुछ एडिशन डाला था, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आपने भी सही लिखा था, लेकिन इसमें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे दिस इज बिकॉज ग्लास इज amorphous solid that is supercooled liquid, so it changes shape over long periods of time due to its liquid properties by covalent constant exposure to atmosphere। अब यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में ये दे रखा है आपका कि सम ऑफ द वेरी ओल्ड ग्लास ऑब्जेक्ट्स अपीयर स्लाइटली मिल्की इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रांसपेरेंट। तो ग्लास तो हमें पता है कि अमोर्फस होता है। सर इसका, ये अभी मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है ना, तो इसका रीजन ये लिखना था कॉज द पार्टिकल्स ऑफ द amorphous solid crystallizes some and it goes undergoes some क्रिस्टलाइज नहीं crystallization। होता है, इसमें बोल रखा है सम ऑफ द ओल्ड ग्लास ऑब्जेक्ट्स अपीयर स्लाइटली मिल्की इंस्टेड ऑफ द बीइंग ट्रांसपेरेंट। यस सर, वो बेसिकली उसका रीजन वही दिया हुआ है ना एनसीईआरटी में, कॉज ancient solids undergo some crystallization, that is why they turn milky। हाँ, प्लस ये मतलब क्रिस्टलाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि हीट वगैरह होते रहता है, ठीक है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो अरेंज होने लगते हैं, जी सर। ठीक है, इस वजह से। 1.3 एक बार देख लीजिए। एक मिनट सर। आयोनिक मेटालिक मॉलिक्यूलर नेटवर्क कोवेलेंट और आपके पास बुक है अमॉर्फस। या फिर पीडीएफ में ही देख रहे हैं? हाँ जी सर। आपके पास बुक है या पीडीएफ में देख रहे सर बुक में देखा। हैं? ओके। अह, सर फर्स्ट वाला जो है टेट्रा फॉस्फोरस जी, डेकॉक्साइड, सर ये तो हमारा आयोनिक बॉन्डिंग हो गया। कौन सा P4O10? हिंदी सर। फर्स्ट हाँ वाले P4O10 सर। P4O10 आयनिक बॉन्ड हो गया। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, सॉरी सर। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, ओके। आंसर। टेट्राफॉस्फेट डेकॉक्साइड। हाँ जी सर। और I2 जो है
I2 सर हमारा क्या कहते हैं, वो भी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो गया। P4 P4 भी सर। ब्रास सर ब्रास तो क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग होता है उसमें, हाँ समझ रहे हैं ब्रास ना? मेटालिक बॉन्डिंग, जी सर। रुबिडियम, ये भी सर मेटालिक होगा। अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट ये सर आयोनिक होगा। वेरी गुड। LiBr, कौन सा सर? LiBr, LiBr। हाँ, सर लिथियम ये भी ब्रोमाइड। आयोनिक होगा, लिथियम और ब्रोमीन मिला। SiC, SiC सर ये होगा हमारा कोवलेंट बॉन्डिंग। प्लास्टिक, सर इसका आइडिया नहीं है। प्लास्टिक अमॉर्फस हो जाता ओके सर। है। ठीक। अब यहाँ पे बाकी क्या आप ये करके आइएगा, ठीक है? मैं सॉल्यूशन देख रहा हूँ, ठीक है? सॉल्यूशन स्टार्ट करूँ? जी सर। तो सॉल्यूशन में भी एक्सरसाइज का सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ठीक है? तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसे रीड करिए। एक मिनट आपने रीड किया है एक्सरसाइज क्वेश्चन? सर, सोल्यूशन अभी शुरू ही नहीं करा। बिल्कुल नहीं करा आपने? नहीं सर, बिल्कुल शुरू नहीं करा। अभी तक आपको कर लेना चाहिए। अब ये मुझे एक डेड एंड दीजिए, कल फ्राइडे है, मैं चाहता हूँ कि फ्राइडे में आपकी पूरी चीजें सही से हो जाए, ठीक है? फिर जी सर। सैटरडे में अगर आपको दिन में क्लास चाहिए होगा, दिन में मैं क्लास लेके उसको रिवीजन करा दूंगा, और फिर संडे है, ठीक है? तो संडे में सुबह क्लास हो जाएगी बस, अगर चाहेंगे तो ये क्या होगा ना कि आपके जितना भी प्रैक्टिस कर लेंगे उस हिसाब से हम लोग और ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो यस सर। सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस कराऊं मैं, या फिर सॉलिड स्टेट ही कराऊं? सर या तो सर अब मैं सेल्फ स्टडी के लिए बैठ जाता हूँ, कर लेता हूँ आगे। ओके ओके, दैट विल बी मच बेटर। जी ठीक है, सर। आप कंटिन्यू करिए इसको, और मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक कौन सा चैप्टर। मैं तो बोलूँगा कि अभी आपके पास है कम से कम 4 5 6 घंटे हैं, आपका हाँ जी सॉलिड सर। स्टेट पूरा हो जाएगा। फिर कल सुबह में स्कूल तो नहीं होगी, हो रही है? सर